तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू यहाँ पर बैटलफील्ड में पहुंच चुका था और इस दौरान ये मिलने जाता है पैलेस लॉर्ड से। और क्योंकि बड़े लोगों की मेन मीटिंग थी तो ये बाहर खड़ा था, जहाँ पर एक आधी गार्ड होंगे या जो भी होंगे, और साथ में कॉन्ग जियांगलोंग थे। और ज़ू से अब रहा नहीं जाता है, वो कॉन्ग जियांगलोंग से पूछ ही लेता है कि क्या बात है बड़े भाई। और सामने से जवाब आता है कि डस्क स्पिरिट मर चुकी है, अब आके। और बोलते हुए भी ना, मतलब ये बंदा जो था अपना सीनियर कॉन्ग, वो कांप रहे थे। जू भी एक बार को हिल जाता है ना, क्योंकि इसने भाई कुछ समय बिताया, तो इसको मालूम था कि कॉन्ग जियांगलोंग और वो बंदी जो थी यानी डस्क स्पिरिट, इनके बीच का रिलेशन अलग था, यानी प्यार का था। और कॉन्ग बोलते हैं कि वो मरने से पहले बेसिकली बता के गई कि वो उनसे प्यार करती है, मतलब। और वो जुकिंग से पूछ रहा था मैं इससे कैसे डील करूं जुकिंग। वो अपनी आंखें बंद कर लेते। फिलहाल मतलब उनका हाथ जू के शोल्डर्स पे था, जू कुछ बोलता नहीं है। जू को तो खैर इन चीजों की आदत थी, देखो बचपन में माँ बाप का बिछड़ना, आसपास के लोगों का मरना उसने देखा था, तो वो समझ सकता था कि कॉन्ग जियांगलोंग किस फीलिंग से, किस भावना से गुजर रहा था। तो भाई उसमें समझाना एक अलग चीज होती है और इंसान समय के साथ ही होता है। अब जू के दिमाग में एक ही चीज आता है, अल्कोहल। कॉन्ग जियांगलोंग को एक अल्कोहल की बोतल पकड़ा देता है। जियांगलोंग इस दौरान बोल रहे थे कि मुझे कभी नहीं लगा था यार कि मतलब ऐसा भी समय आएगा। और इस समय तो मतलब जो शराब पिए ना, वो उसका मतलब टेस्ट नहीं आ रहा मुझे। जो कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो को इतना याद आता है कि देखो वो बंदी जो थी ना, अगर किसी का फिक्र करती थी तो कॉन्ग जियांगलोंग थे, बाकी उस बंदी को किसी से मतलब नहीं था। तो फिलहाल अंदर की मीटिंग खत्म हो चुकी थी, इवन ब्लड स्मेल्टर वगैरह को जो असाइनमेंट मिलना था वो मिल चुका था। और उसके बाद वो मतलब पैलेस लॉर्ड जू को बुलाते। अब जू टेंट में जाता, देखते तो पैलेस लॉर्ड बहुत सारे मैजिकल ट्रेजर्स के बीच में बैठे हुए थे। मतलब वो जो मैजिकल डिवाइस है जो भी था ना, बेसिकली वो पूरा मैप था बैटलफील्ड का। और पैलेस लॉर्ड की तरफ देखता जो कि पहले से भी काफी ज्यादा थके हुए दिखाई दे रहे थे, आंखें एकदम खूनी लाल, ऑब्वियसली बैटल लड़ रहे थे भाई, इंजर्ड भी हुए थे। वही उन्होंने आर्मर पहना था जो कि जिसमें जू ने भी मदद किया था उनको पहनाने में। और वो जो डेथ वाली ऑरा होती है, पेनफुल ऑरा जिसे हम बोलते हैं, वो और स्ट्रांग हो चुका था पहले से। अंदर जाते हैं जू ऑब्वियसली इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है, ग्रीटिंग्स पैलेस लॉर्ड। पैलेस लॉर्ड बोलते हैं कि जुकिंग जो तुमने सप्लाईज वगैरह भेजा था वो हमें मिला। फिर भी देखो इतने सीरियस होते हुए भी एक स्माइल दे देते हैं, नहीं तो इस क्षण में कौन स्माइल कर पाएगा। और वो उनको तो सब पता था ना, जुकिंग की बेसिकली वो तारीफ कर रहे थे कि तुमने 2 प्रीफेक्चर्स की आर्मी भी इकट्ठा कर ली, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और उसको बदले में जवाब देता है कि आपका सेवक जो कर सकता था वो ट्राई किया करने का। फिर वो बोलता माउंट एवरेस्ट, लेकिन जब तक आगे बढ़ता भी आसमान का कलर बदलने लगता। बेसिकली होली टाइड कल्टीवेटर्स फिर से अटैक कर चुके थे। और जो बैटल का फोर्स होता है ना, एक हवा का झोंका बोल लो या शॉक वेव, वो यहाँ तक आता है। बिजलियां खोद रही थी, अलग लेवल का वो पावर था। इवन जोकिंग भी उस पावर को फील करके काफी ज्यादा हैरान होता है। अब पहले स्लॉट खड़े होते हैं, एक जेड स्लिप जोकिंग को देते हैं और टेंट से बाहर निकल जाते हैं। इसमें बेसिकली जो भी बैटल चल रहा था ना, होली टाइड्स वगैरह से सबका डिटेल था। और उनका ये था कि तुम इसे पूरा स्टडी करो, एक दिन का मैं तुम्हें समय देता हूँ, तो तुम इस इन्फॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब मतलब मैं अब चाहता हूँ कि कल से तुम मेरे सेक्रेटरी जनरल की तरह यहाँ पर काम करो। बदले में जू का भी जवाब आता है, यस सर। और पहले स्लॉट ऑफ बैटलफील्ड में फिर से जा चुके थे ऑब्वियसली कि किसको कहाँ पे अटैक करना है, पूरा आदेश देना शुरू, खुद भी बैटल लड़ना शुरू कर चुके थे। और देखो एक दिन का समय, चाहे वो जोकिंग भी हो, कितना भी जीनियस हो, उसके लिए भी कम था। तो उसके दिमाग में ये था कि दूर से अगर मैं वो बैटल देख पाए तो चीज़ों को और अच्छे से विजुअलाइज कर पाएगा। और उसे एक जगह भी मिल जाता जहाँ पर ना पपेट्स वगैरह के बोल सकते हो कचरे पड़े थे। अब जू जब वहाँ पड़ता है तो देखो पपेट्स का इस्तेमाल करते थे बैटलफील्ड में ये लोग, लेकिन जो अब भाई डैमेज हो जाते हैं वो इधर एक जगह ऐसा फेंक दी जाते कचरे में। तो जू वहाँ जाता है तो वहाँ पर बस एक ओल्ड मैन थे, तो वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये बंदा यहाँ क्या करने आ रहा है। और ये पूरा ढेर बन चुका था यहाँ पर बेसिकली कचरों का, मतलब जो पपेट्स मशीन वशीन जो भी थे उसके ऊपर चला जाता। अब यहाँ से वो बैटलफील्ड भी देख सकता था और जो जेड स्लिप था उसे निकाल के स्टडी करना भी शुरू करता है। अब देखो होली टाइड जो थे ना, वो एक डायमंड शेप का मैजिकल डिवाइस यूज कर रहे थे, तो जो उसके बारे में पढ़ना शुरू करता और देख भी सकता था उनके उस वेपन्स को यहाँ से। अब जैसे इधर से क्या कर रहे थे, जो वॉइड लेवल के एक्सपर्ट थे, वो जो गोल्डन नेट था यानी इन लोगों का जो टैबू ट्रेजर हो गया या जो भी होगा, उसमें अपना पावर भेज रहे थे। तो उस पावर के थ्रू जब वो पावर फैलता था नेट के थ्रू, तो बड़े बड़े मुंह प्रकट होते थे, जो कि ये जो एक्सपर्ट्स थे होली टाइड वगैरह के, उन्हें बेसिकली डिवोर कर जाते थे। और जो डायमंड शेप के अटैक आ रहे थे ना, वो जो मैजिकल डिवाइसेस के, उसमें से क्योंकि साउंड आता था तो उससे भी बेसिकली ये काउंटर कर रहे थे। अब जैसे कि जो उनका ब्लैक स्नो वाला अटैक था उसको ये लोग अपने साउंड वेव से काउंटर कर रहे थे, अपने वाले लोग। इन चीजों को देखकर ना जोकिंग में बहुत शॉक्ड था, क्योंकि देखो इसका देखते देखते बहुत सारे इंसान मारे जाते और बड़ा गंदे तरीके से मारे जाते।
दुश्मनों से काफी दूर थे, लेकिन अचानक से ना उनके सामने ब्लेड्स प्रकट हो रहे थे और मरने के बाद ना वो लोग भी म्यूटेंट बीस्ट में बदल जा रहे थे। मतलब सी सीलिंग काउंटी जिसके पास 13 प्रीफेक्चर्स थे, शुरुआत में ही 3 हार चुके थे। और देखो एनजस्टिस और एम्परर स्विंग प्रीफेक्चर तो बैटल में भी भाग नहीं ले पा रहा था, क्योंकि भाई उनका अलग माजरा चल रहा था। अब वो लोग वापस आए। मतलब स्टार्टिंग में ये लोग 8 प्रीफेक्चर के साथ ही बैटल कर रहे थे, यानी स्टार्टिंग में 8 बटालियन थे, लेकिन अब को समझ में आ रहा था कितने लोग मारे जा चुके हैं। अब ये लेफ्ट और राइट की तरफ देखता है, मतलब जो भी बैटल फॉर्मेशन था, तो इनजस्टिस और एम्परर स्विंग प्रीफेक्चर के उसमें कोई नहीं थे। तो यहाँ पर आर्मी जो थी लैग कर रही थी, मतलब और लोग चाहिए थे। अब सैंडबॉक्स देखा था उसने टेंट के अंदर में, मतलब मैप वगैरह। तो बैटल ऐसा नहीं है ना कि ये इतना छोटा है, काफी लंबे एरिया में हो रहा है, मतलब काफी वेस्टर्न फ्रंट पे शायद वो लोग होंगे, जहां पर अभी ये उस एरिया को कमांड डिपार्टमेंट वाले संभाल रहे हैं। और इसके दिमाग में आता कहीं ऐसा तो नहीं कि पैलेस लॉर्ड यहाँ पर जानबूझ कर है, तो ताकि होली टाइड वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, या तो उनके पास कुछ प्लान है, या तो वो कुछ तो खतरनाक खेल रहे हैं, मतलब अच्छे वे में। तो ऐसा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करके मतलब नहीं है, उसके पास श्योरिटी भी नहीं थी। बोल सकते हो देखो सी सीलिंग काउंटी वेस्ट जोन में है, और होली टाइड के पास जो भी एरिया है वो ईस्ट जोन कहलाता है। जोन में वेस्ट 1, वेस्ट 3 और वेस्ट 4, साथ में वेस्ट 8 जो है वो गोल्डन नेट जो है, जो इनका डिफेंसिव बैरियर उसके काफी करीब है। और ईस्ट 5, ईस्ट 7 और ईस्ट 11 थोड़ा दूर है, जहाँ पर लगातार बैटल चलते रहते। तो ऐसे करके कि कौन सा जोन जो है सप्लाई कर रहा, वो सब जू के पास आइडिया था। अब होली टाइड का फॉर्मेशन बदल रहा था, वो जो टीम बना रहे थे ना, एक तीर के समान बना रहे थे, उस तरह से आगे बढ़ रहे थे। तो यानी कि ईस्ट 2 को वो बेसिकली टारगेट कर रहे थे। तो जू का ध्यान जाता है ईस्ट 2 की तरफ, जहां पर गोल्डन नेट हॉवर कर रहा था, मतलब घूम रहा था। और उसी दिशा में तुरंत देखता ही है कि 10,000 हाथ प्रकट होते, हर एक हाथ में काफी तगड़े चेन वगैरह बंधे थे। वहीं से बहुत सारे काले बर्फ भी आना शुरू होते हैं, पूरे बैटलफील्ड पे गिरना शुरू हो जाते हैं। और तभी जू का नजर पड़ता है कि एक एम्परर स्वॉर्ड जो था ना इनके खाने में, वो बहुत तेजी से चमकता है, जो कि एक मानो समुद्र में, तलवारों के समुद्र में बदल जाता है। और वो जिधर से हाथ आ रहे थे ना, उस तरफ बहुत तेजी से पड़ता है। और इवन जो डाओ बेल था ना, वो भी बचता है, जिसमें से बहुत सारे ब्रॉन्ज कॉफिन और चमकती है। और साथ में बहुत सारे वॉर पपेट्स भी आगे बढ़े, क्योंकि उधर से भी ग्रिम रिपर्स प्रकट होते हैं, जो मैंने बताया ना कि अचानक से हमला कर देते थे बिना दिखे हुए। काफी कॉम्प्लिकेटेड गेम होता है। देखो वॉर जो होता है, युद्ध, उसमें रणनीति बहुत तगड़ी बनानी पड़ती है, नहीं तो एक चुका और आपकी टीम या बोलो आपकी सेना हार जाएगी। अब जो बैटलफील्ड देख रहा था, अब लंबे समय से देख रहा था सामने वाला कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, इसकी टीम कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही थी। मरना लगभग श्योर दिख रहा था, और कोई बच जाए ना, सर्वाइवल जैसे हम बोलते हैं, वो एक चमत्कार ही दिखाई देता था। लेकिन युद्ध के दौरान किसी भी टीम को ये पीछे हटते हुए नहीं दिखता, चाहे होली टाइड वाले हो या स्केस वर्ड सेज वाले हो। अब इस दौरान इसका ध्यान जाता है वो जो मैजिकल शेप डिवाइस, डायमंड शेप वाले जो डिवाइसेस थे ना, यानी अपोनेंट के, उसकी तरफ, जहां पर वो रेड मून का पावर फील करता है। सबसे बड़ी बात, ध्यान से लंबे समय देखने के बाद फील करता है हल्का सा। अब इसको माजरा समझ में आ रहा था। जब पपेट के ढेर पे ये बैठा हुआ था, वहां से उठता है और बैटलफील्ड की तरफ बढ़ जाता है। जब यहाँ से बढ़ता है ना, तो जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था, जिसके कि हाथ पैर शायद टूट चुके थे, वो भी युद्ध में शायद आया होगा, एक भारी आवाज में बोलता है जिंदा वापस आना। जू पलटता है। अब इस बंदे को तो जानता नहीं था, और जू आगे निकल जाता है बस हाँ में इशारा करके। ओल्ड मैन काफी दुखी थे यार बैटल वगैरह देख करके, वो बैटल में खुद लड़े थे। जू को अध्ययन करना था उस ब्लैक स्नो के पावर को, जो डायमंड शेप के मैजिकल डिवाइसेस थे पावर निकल रहे थे। अगर उनमें रेड मून का पावर सही में जैसा कि ये फील कर रहा था, तो जू इसमें मदद कर सकता था अपने टीम का। और पलक झपकते देखो यार, इसको स्पीड तो तगड़ी थी, क्योंकि इसके पास वो बैटविंग वाला लैम्प भी आ चुका था, हेलविग वाला, तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आज डाल पाऊंगा कि नहीं, मतलब 24 तारीख की शाम को 9 बजे, क्योंकि आंख मेरा दुख रहा है यार, पता नहीं कुछ हुआ है। तुम लोग बोलोगे यार आपको कुछ ना कुछ हुआ ही रहता, अब क्या ही करूँ भाई, काम भी है ऑफिस का, बहुत सारी चीजें। नहीं भी आया तो सुबह तो डाल दूंगा, कल देखते हैं अपन। अब जब ये बैटल क्षेत्र के करीब पहुंचा ना, मतलब गोल्डन नेट के एरिया में पहुंच चुका था, जो कि इन लोगों का डिफेंस था, तो वहां पर ब्लड का स्मेल, हवा में जो महक थी ना भाई, अलग ही था। मतलब जो हार्डकोर किलर होते हैं ना, वो भी भाई अलग फील कर ले, इतने लोग मारे जा चुके थे। बहुत सारे चेहरे देखता है, मैडनेस देखता है, कुछ लोगों को कंफ्यूज देखता है बैटल में। अब उधर से जो एक कल्टिवेटर था ना होली टाइड वाला, वो जोकिंग को मानो नोटिस कर लेता और उसकी तरफ पड़ता। लेकिन जैसे ही वो बंदा जू की तरफ पड़ता अटैक करने के लिए, जू वहां से गायब हो जाता। अचानक से एक अपना अटैकर निकलता और उसके गर्दन उड़ा देता, और ज्यादा समय जू वेस्ट नहीं करता, हल्का सा ब्लड को टेस्ट करता है, टैबो पॉइजन चारों तरफ फैला देता। जो भी होली टाइड कल्टिवेटर उसके पास आने की कोशिश करता ना, उनकी बॉडी गलनी शुरू होती है। आर्मर के अंदर, सोचो आर्मर बाहर, उसके अंदर बॉडी गलने लगती है। वो आगे बढ़ते जाता है। वो जो ब्लैक स्नो का एरिया था ना, जहाँ पर काले बर्फ बहुत सारे ज्यादा गिर रहे थे, वो वहां पहुंच चुका और उसके अंदर रेड मून के पावर को फील करने की कोशिश कर रहा था। जो हैरान था, इसमें है भी वो पावर, नहीं भी है, मतलब इतना कमजोर है ना कि थोड़ा मुश्किल है फील करना। लेकिन उसमें केओटिक पावर एलिमेंट है, केओस आप समझते हो।
तूफानी पावर बोल लो या जो भी, तो उतने पावर से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। अगर ट्रू कंट्रोल चाहिए उसको और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इस पावर को टेस्ट करना पड़ेगा। और बर्फ में जहर भी था, लेकिन जू के जहर के सामने ये तुच्छे जहर थे भाई, और कुछ नहीं। और ये ब्लैक स्नो का जो पावर था ना, अलग अलग मैजिकल टेक्निक्स में बदल जाता था। जैसे कि कभी हाथ बन जाता था अटैक करते समय, और बहुत सारे स्नोज मिल करके बहुत तगड़ा अटैक बनाते थे। और जो फील करता है कि जितनी आंखों को दिख रहा ना, उससे ज्यादा खतरनाक ये चीज है। एक केओटिक पावर भी है जो कि बर्फ को गला भी देता है। कुछ बर्फ को ये कलेक्ट करने को देखता है, इसके बाद यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो बर्फ थे, ब्लैक स्नो और जो डायमंड शेप मैजिकल डिवाइसेस थे, उसमें कुछ समानता है क्या? जोकिंग वो जानना चाहता था। लेकिन समस्या क्या था कि जो डायमंड शेप यानी कि हीरे के आकार के मैजिकल डिवाइसेस थे, वो आसमान में काफी ऊंचाइयों में थे। इतना आसान नहीं था वहां तक पहुंचना। तो जू का अगला शिकार बनते हैं ये जो ग्रिम रिपर्स थे। मतलब जो अचानक से थोड़े ग्रोइश टाइप थे ना, ये अपने स्वॉर्ड सीजर्स के सामने प्रकट हो जाते थे या बाकी इंसानों के सामने दिखते नहीं थे और ब्लेड चला देते थे। जहां पर जू बढ़ता है वहां पर बहुत सारे वॉर पपेट्स थे जो कि इन ग्रिम रिपर से बैटल कर रहे थे। और जब बैटल में आगे बढ़ता उस तरफ, तो करप्शन जो था, जो म्यूटेगन जैसे हम बोलते, उसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है ध्यान से इस क्षेत्र में। ये अलग प्रकार का करप्शन था, जैसे कि जिंदा करप्शन आप कह सकते हो, ना कि जैसे प्रतिबंधित मैदान में वो करप्शन मिलते हैं या फिर कल्टीवेटर बनाता है, उनसे काफी अलग। अब अपने शैडो को बाहर निकालता, बोलता थोड़ा डिवोर करो तो मेरे बच्चे इन करप्शन को, क्योंकि शैडो के लिए वो अच्छे थे। पैट्रियार्च भी इस दौरान बाहर निकल चुके थे और चक्कर मार रहे थे जू के आसपास, मानो वो जू के थर्मा प्रोटेक्टर हूँ वैसे। जू आगे बढ़ता और उसके आसपास बस खूनी तांडव चल रहा था। क्योंकि देखो पॉइजन तो एक्टिवेट था ना, कोई भी इसके आसपास आएगा तो वैसे भी निपट जाएगा। फिर शैडो है, फिर पैट्रियार्च है। जू की नजरें अभी भी एकदम शांत थी, काम था, एकदम कलेक्टेड था। जहां पर भी ये पावरफुल और फील करता था, जैसे कि स्पिरिट ड्रॉप लेवल वगैरह का, वहां से फुर्र होकर निकल लेता था। तो करते करते उस एरिया में पहुंच जाता है जहां वॉर पपेट्स वर्सेस ग्रीम रिपर्स के बैटल चल रहे थे। अब इसे समझ में आ रहा था इंसानों के लिए बैटल कितना कठिन है। जो साउंड आ रहा था ना, उसकी वजह से भाई बहुत सारे लोग तो मतलब बोल सकते हो कि जिनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जा रहे थे। तो ये जो बैटल चल रहा था पपेट्स वर्सेस ग्रिम रिपर्स का, उसमें पपेट्स को एडवांटेज था। मतलब खतरनाक बैटल था यार, 10,000 से ज्यादा पपेट्स लड़ रहे थे इन ग्रिम रिपर्स से। दोनों साइड अच्छी खासी कैजुअलिटीज भी हो रहे थे, मतलब लोग मारे भी जा रहे थे। तो क्या करता ना, जो ग्रिम रिपर्स थे, इनके खून और फ्लैश यानी कि स्किन को इकट्ठा करता और उसके अंदर वो रेड मून के पावर को फील कर पाता है। जो काला बर्फ था ना, उससे तो ये स्ट्रॉन्ग था। इस दौरान पैलेस लॉर्ड की यहाँ पर आवाज गूंजती कि जितने भी सी सीलिंग के बटालियंस, तुरंत सभी लोग पीछे आ जाएं। सामने के वर्टेक्स से खतरनाक लेवल की ऑरा निकलती, जो कि मानो मैजिकल डिवाइसेस की भी ऑरा थी। जो आवाज निकल रही थी मैजिकल डिवाइसेस, उससे कहीं ऊपर था। सभी कल्टीवेटर सब चीज सुन सकते थे, मतलब क्योंकि ब्लॉक हो जा रहा था मैजिकल डिवाइसेस की वजह से। लेकिन इस ऑरा की वजह से अब सबको सब चीज सुनाई दे रहा था। और उस वर्टेक्स में एक आंख हमें देखने को मिलती, जिसके अंदर तगड़ा डेथ वाली औरत थी। और वहां से ना एक खोपड़ी निकलता, दानों का खोपड़ी नहीं था बल्कि एक लाल खोपड़ी था, लेकिन एक पक्षी का था। और भाई खोपड़ी ही उस पक्षी का ना किन किन बर्ड के पूरे बॉडी से बड़ा था। और उसके ऊपर में एक थ्रोन लगा के बंदा बैठा हुआ था, एम्परर रोब पहन के, खतरनाक माले वाले पहने थे। जितने भी होली टाइट कल्टीवेटर्स घुटनों पर झुक जाते और एम्परर एम्परर कह के बुलाना शुरू करते। और इसी दौरान चौथे लाइन ऑफ डिफेंस में पैलेस लॉर्ड कॉन्ग की ओर प्रकट हुई, 10,000 मीटर साइज में खतरनाक बेलफुल और उनकी भी बॉडी से निकल रहा था। और उनके राइट हैंड में 30,000 मीटर का एम्परर स्वॉर्ड था। और वो बोलते, रेड स्पिरिट तुम कुत्ते हो। एक ऐसी आवाज गूंजती। तो मतलब देखो, जो दूसरे साइड होली टाइड में बंदा था वो एम्परर रेड स्पिरिट था, और इधर अपने पैलेस लॉर्ड कॉन्ग थे, वो उसको करियाते। देखो दोनों लोग पावरफुल थे, चाहे वो रेड स्पिरिट की बात करें या पैलेस लॉर्ड कॉन्ग की। और जब दोनों की नजरें मिलती ना, एक खतरनाक लेवल का क्लैश हो रहा था। नॉर्मल लोग तो फील नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कितने छोटे छोटे वर्ल्ड उसके बीच में मानो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। दूसरे की ऑरा इस लेवल पे थी। बेसिकली ये दोनों कह सकते हो कि जो वॉइड अटर्नी का जो चौथा स्टेज होता है ना, उसमें थे। और अगर इस लेवल को पार कर लेंगे, जैसे कि माइनर वर्ल्ड टाइप बना पा रहे हैं ना, इल्यूजन टाइप, तो ये लोग स्मोल्डरिंग गॉड लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन अभी ये लोग उनसे काफी दूर थे उस लेवल से। और जू जब देखता है ना उन दोनों की तरफ, मतलब उनके ऑरा जहाँ क्लैश कर रहे हैं, इसका पूरा सोल हिल जाता है तुरंत। पहले तो अपना ध्यान हटा लेता है और बॉडी इसका पेन झेल पाती, क्योंकि इसकी जो बॉडी थी कहीं ना कहीं उसमें गॉड लेवल का पावर आ चुका था। नहीं तो भाई मुश्किल। तुरंत क्या करता है ना, फिर भी भाई फील करता है कि यार प्रभाव तो पड़ रहा था। तो जो ग्रीन क्रिस्टल इसे कैप्टन ने दिया था ना, उससे निकाल करके डिवोर करने लगता है और पीछे हटना शुरू कर चुका था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पैलेस लॉर्ड का आदेश आया था कि जितने भी बटालियन है सभी को पीछे आना है।
होली टाइड इस समय हाई स्पिरिट्स में थे क्योंकि देखो 3 तो प्रीफेक्चर वो कब्जा चुके थे और यहाँ पर भी इन लोगों को चौथे डिफेंस तक पुश कर दिया था। इधर कॉन्ग जियांगलू करके बुलाता है अपना एम्परर रेड स्पिरिट कि वो तो तुम लोग बचे हो बस क्योंकि डेस्टिनी हो रहा है सीसीलिंग काउंटी हमारा मेजर वर्ल्ड वो बना रहा है उस ऑरा ने, नहीं तो तुम मुझे मैच नहीं कर पाते। पैलेस लॉर्ड कहते हैं तुम होली टाइड में से 4 जो एम्परर में से एक हो, तुम्हारे पास भी तो होली टाइड रीजन की डेस्टिनी है, तो तुम्हें तो पता ही होगा क्यों है। इस दौरान जो स्लॉटर था मतलब खूनी तांडव वो और इंटेंसिफाई हो चुका था। होली टाइड वाले लगातार आगे बढ़ रहे थे लेकिन अपने जो गोल्डन नेट था यानी सीसेलिंग काउंटी का वो इन लोगों को यानी कि अपने बंदों को ह्यूमंस को और बाकी ट्रोप्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो इस गोल्डन नेट की वजह से मतलब जो भी ट्रोप्स वगैरह थे वो सुरक्षित थे ज़्यादातर। मेजर अटैक से वो लोग बच जा रहे थे, आराम से पीछे हटते जा रहे थे जैसा कि इस समय कहा भी था अपने पैलेस लॉर्ड ने। इस दौरान पैलेस लॉर्ड वर्सेस एम्परर रेड स्पिरिट का बैटल काफी शुरूर पे था और इस दौरान वो बोलते भी है रेड स्पिरिट कि कॉन्ग लियांगजियो तुम जितना समझ रहे हो बैटल उससे कहीं ऊपर चल रहा है। नाइट शेड्स वगैरह जो है वो ह्यूमंस के साथ वॉर में लगातार है, इसलिए तुम्हारा जो इम्पीरियल रीजन है वो भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तुम्हारे पास कोई बैकअप अभी है नहीं। सभी लोग जानना चाहते कि वॉर कैसे जाने वाला है। थोड़ा भी तुम लोगों का पावर और नीचे गया तो तुम लोग पूरी तरह से रिवर्ड एंड लैंड से समाप्त हो जाओगे। मतलब ये कुछ और 4 लाख साल वाली कुछ इनका एक वो है जो इन्हें पूरा करना है, इंसान उससे शायद बदला लेके जो भी वो ये फिर पूरा कर लेंगे। ये सब चीजें मतलब ये बोल रहा था। मतलब तुम लोग अब कुछ कर नहीं पाओगे, अगर तुम सरेंडर कर देते हो तभी तुम्हारा सी सेलिंग काउंटी बच सकता है। और ये बस ऐसा नहीं कि बस पैलेस लॉर्ड के लिए बोल रहा था, ये बोल रहा था तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी लोग थे सभी को सुनाई दे रहा था। हालांकि पैलेस लॉर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी आवाज में अभी भी वो कूलनेस था कि तुम लोग ऐसे ही बकवास कर सकते हो कि हमारे सी सेलिंग काउंटी के जितने भी लोग हैं जो बैटल कर रहे हैं सबका मनोबल गिराना चाहते हो, यानी कि तुम नर्वस हो रहे हो एम्परर रेड स्पिरिट। तो जो भी बोला था रेड स्पिरिट ने, जो थोड़ा बहुत असर भी पड़ रहा था इनके लोगों पर, पैलेस मतलब पैलेस लॉर्ड के और उनके साथ में लड़ने वाले, वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इस दौरान पैलेस लॉर्ड जो कि एम्परर स्वॉर्ड को विल कर रहे थे, चला रहे थे, उसका शेप बदलता है, वो एक भाले में बदल जाता है और वो एम्परर रेड स्पिरिट की तरफ चार्ज कर जाते हैं। खतरनाक मतलब इनका बैटल चल रहा था, आसपास में एयर फ्लक्चुएशन खतरनाक होता था जब दोनों के वेपन्स टकराते थे और बैटल चलते रहता है। तो ह्यूमन जो बटालियन थी वो गोल्डन नेट में अब वापस आ चुकी थी। काउंटी कैपिटल के जितने भी टैबू ट्रेजर थे वो फुल्ली पावरफुली एक्टिवेटेड थे। तो देखो सी सीलिंग काउंटी ठीक थे, मतलब यहाँ के लोग पावरफुल थे, लेकिन होली टाइड रीजन बहुत बड़ा था, इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट था वन साइडेड था। ठीक है कि ये लोग एक ही बंदे से बैटल कर रहे हैं, मतलब एक ही रेड स्पिरिट डायनेस्टी से, फिर भी ये लोग कमजोर थे तो होल्ड कर सकते हैं। ऐसा कहो कि बैटल जीत जाएंगे वो तो असंभव था। समय इस दौरान बीतता है, 7 दिन और गुजर चुके थे और बैटल अभी भी वैसे ही चल रहा था। पैलेस लॉर्ड कॉन्ग अभी तक वापस नहीं लौटे थे, लेकिन डिप्यूटी पैलेस लॉर्ड, स्वॉर्ड से जिसके ग्रैंड एल्डर, बाकी प्रीफेक्चर्स के जो पावरफुल लोग आए थे उनके थ्रू इन लोगों ने अभी तक इस लाइन को, डिफेंस लाइन को संभाल के रखा था और 5वां लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे थे। 5000 किलोमीटर पीछे था, वो भी आधा बन चुका था और जो बीच बीच में इस बैटल में भाग लेता है, बहुत सारे दुश्मनों को मारता है और ऑब्वियसली इसको इंजरी भी होती है, लेकिन वॉयलेट क्रिस्टल उसको हील कर देता है। ठीक है, बॉडी रूप में आप हील हो जाओगे, लेकिन जो मेंटली आप एग्जॉस्ट होते हो, थकते हो, वो एक अलग चीज है, उसको वॉयलेट क्रिस्टल भी हील नहीं कर सकता। बीच बीच में तो ये ऐसा ओलेटाइड के स्पिरिट ट्रोव लेवल कल्टिवेटर्स के बीच में पहुंच गया था, लेकिन भागने में हमेशा ये तैयार रहा था और उसके बाद मतलब बच गया था एक बार, तो तगड़ा अटैक भी इसको मिला था। फिर कॉन्ग जियांगलोंग के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। अपर माउंटेन रिवर पे थे जो कि बैटल करते करते काफी अंदर तक घुस जाते। तो फिलहाल देखो आराम भी इन लोगों को मिलता था, हर दिन तो बैटल नहीं कर सकते, जैसे ये लोग एक हफ्ते बैटल के तो फिर दूसरा ट्रूप आता था तो ये लोग रेस्ट करते थे, हील करते थे। तो माउंटेन रिवर अपने कॉन्ग जियांगलोंग वगैरह मस्त बैठ के पी रहे थे, क्योंकि उस बैटल में ना मतलब डस्क स्पिरिट पहले मारी गई थी, उसके बाद वांगचे ने भी कुछ दिनों बाद मारे गए थे, कि माउंटेन रिवर के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने उसका लाश भी ढूंढने का कोशिश किया था बट मिला नहीं। जो इस दौरान इनके साथ ही था, शाम का समय था, आसमान में देख रहा था रेड लाइट बीच बीच में चमक रहा था ईस्टर्न फ्रंट के साइड में। उधर कैप्टन और ब्लड स्मेल्टर थे, तो इसके मन में एक ही चीज था कि बस भाई वो लोग सेफ रहे। कम्युनिकेशन मैसेज नहीं भेज सकते क्योंकि अलाउड भी नहीं है और काम भी नहीं करेगा, इतने फ्लक्चुएशन है। फिर से इन लोगों का भी बैटल शुरू हो जाता, तो कॉन्ग जियांगलोंग वगैरह बैटल में वापस लौट जाते हैं। लोगों के साथ में एक पपेट था, 7वां पपेट था जो कि ये लोग यूज कर रहे थे और जोकिंग अपने पावर को भेजता है इस पपेट के लेफ्ट हैंड पे। मतलब वॉर पपेट है ना, तो कई लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं और जैसे लेफ्ट हैंड का जो पावर का इस्तेमाल कर रहा था वो जोकिंग कर रहा था। और ऐसा बैटल करते करते ना वो लोकेशन भी इससे दिखाई देता है फिर से, कि जहां पर एक दिन वो बैठा था और एक ओल्ड मैन उसको बोले थे कि
मतलब वापस आ जाना या जो भी। देखता है कि उनकी भी लाश वहाँ पड़ी हुई थी और पपेट ये गोल्डन नेट को क्रॉस कर जाता है और जितने भी बाकी वॉर पपेट्स लड़ रहे थे उस तरफ बढ़ जाता है दुश्मनों की तरफ। 10वें दिन की शाम में पैलेस लॉर्ड वापस आते हैं। उन्हें देख करके और ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं जो सीसीलिंग काउंटी के कल्टिवेटर्स थे। अब इनके वापस आने के बाद होली टाइड की जो फोर्सेस थी वो थोड़े समय के लिए पीछे हट जाती है। एक रेस्ट पीरियड उनका भी शुरू हो चुका था। सभी लोग कोशिश यही कर रहे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो पाए। पैलेस लॉर्ड ऑब्वियसली से बुलाते हैं अपने ज़ू किंग को, तो फिलहाल वो कॉन्ग जैंगलोंग के स्क्वाड को छोड़ के उनसे मिलने चला जाता है और जो देखते हैं कि पैलेस लॉर्ड के बॉडी पर ऐसा कोई इंजरी दिख नहीं रही है। उनका लाइफ फोर्स बहुत तेजी से बर्न हो रहा था। पेलफुल ऑरा जो होती जो किलिंग ऑरा वो और स्ट्रॉन्ग थी। तो ज़ू के दिमाग में यही था कि यार इतना तगड़ा बैटल रेड स्पिरिट के साथ और ये हर्ट नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़ू इन्वेस्टिगेशन जो उसने डेब्रिक प्रीफेक्चर में किया था वो इन्हें बताता है, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देता है। पैलेस लॉर्ड देखते हैं फिर ज़ू किंग को वापस कर देते हैं। बोलते हैं देखो ये कमांड मेडलियन 2 है मेरे पास, तो एक तुम रख लो, तुम्हें फ्यूचर में भी सेफ रखेगा। मतलब नए गवर्नर आ भी गए और तो भी टोकन के पास जो अथॉरिटी वो चली भी जाएगी तो भी इस टोकन के थ्रू तुम एक बार कैपिटल के टैबू ट्रेजर को एक्टिवेट कर पाओगे। तो इस दौरान पैलेस लॉर्ड की तरफ देखता है। पैलेस लॉर्ड बीच में फिर बोल देते तुम समझ पा रहे हो बैटलफील्ड कैसे चल रहा है। पैलेस लॉर्ड देखो ज़ू किंग को बहुत पसंद करते थे, उन्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। फिर वॉर बीच में आ गया, मतलब वो मेंटर करना चाहते थे ज़ू किंग को बहुत अच्छे से और समय नहीं मिला उन्हें। जो बोलता है रफली मैं अब समझ पा रहा हूँ। वो बोलते हैं ठीक है तुम्हें सेक्रेटरी जनरल के जैसा ही अभी कंटिन्यू करना है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करो। और फिर बोलते हैं 6th बटालियन को नोटिफाई कर दो और 7वें को भी। उन्हें 5000 किलोमीटर पीछे वापस आना है, यानी कि 5th लाइन ऑफ डिफेंस को होल्ड करना है। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर की जो बटालियन है और इंजस्टिस प्रीफेक्चर की उन्हें बोल दो 19,000 किलोमीटर पीछे चले जाए रेन वास्ट माउंटेन की तरफ। 4th और 5वें बटालियन को नोटिफाई कर दो कि वो लोग 35,000 किलोमीटर पीछे हट जाए। बॉर्डर है रेनफील्ड प्रीफेक्चर का वहां पे। और करेक्शन डिवीजन को बोल दो बिखर जाए टाइटफॉल प्रीफेक्चर में और ढूंढ के जो ब्लैक गॉड कल्टीवेटर अंदर घुसे हैं ना उन्हें निपटाए। मैं चाहता हूँ कि भाई रेनफॉल जो प्रीफेक्चर रेनफील्ड प्रीफेक्चर वो पूरी तरह से खत्म, मतलब इन दुश्मनों से खत्म हो जाए। और रेनफील्ड प्रीफेक्चर को नोटिफाई कर दो कि उन्हें अपना लार्ज स्केल टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट करना है। सीक्रेटली नोटिफाई करना फर्स्ट बटालियन को रेनफील्ड और एनलाइटनमेंट प्रीफेक्चर को इन्वेस्टिगेट करें, वहां से इंसानों को निकालना है बेसिकली। ये सब सुनकर के ज़ू पैलेस लॉर्ड की तरफ देखता है। पैलेस लॉर्ड अगर ऐसा है तो फिर तो बस 4th लाइन ऑफ डिफेंस तब स्वार्डसिस पैलेस वाले होल्ड करेंगे और 2nd और 3rd बटालियन वाले। पैलेस लॉर्ड आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं मेरा ऑर्डर भेज दो। अब ज़ू को मानना तो था ही, लेकिन वो जाते जाते एक चीज बोलता है, अगर पैलेस लॉर्ड अगर आपको पता नहीं है तो बिग ब्रो कॉन्ग भी बहुत लो स्पिरिट में है। पैलेस लॉर्ड कॉन्ग इस दौरान कुछ कहते नहीं है। ज़ू वेट करता है फिर निकल जाता है और ज़ू के जाने के बाद थोड़े समय बाद पैलेस लॉर्ड अपनी आंखें खोलता है और उनकी आंखों में जो वो अलग लाइफ फोर्स दिख रहा था ना वो डिम हो जाता है। उनके होंठों से थोड़ा ब्लड आ रहा था। बाहर में टेंट के कॉन्ग जियांगलोंग भी मिल जाता है। फिलहाल पैलेस लॉर्ड कॉन्ग जियांगलोंग को बुलाते हैं तो वो अंदर जाता है टेंट के। इधर ज़ू को जो भी मतलब ऑर्डर्स मिशंस पास करने थे वो उन चीज़ों में लग जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और बैटल और इंटेंस हो रहा था। बटालियंस को नए ऑर्डर्स मिल चुके थे और वो उस हिसाब से निकल जाते हैं। लाशों का ढेर इस दौरान बनते जाता है। ज़ू को यहाँ पर आए हुए धीरे धीरे अब 23 दिन हो चुके थे। असली में जो धरती पर नरक हो सकता ना ज़ू इस समय वो देख रहा था। ज़ू इस दौरान कुछ दिमाग लगा रहा था अपने सेक्रेटरी डिवीजन में कुछ और लोगों को रिक्रूट करने का, क्योंकि सेक्रेटरीट डिवीजन फाइटिंग में एक अलग अपना सहयोग बोलो या योगदान दे रहा था और उसमें भी सैकड़ों मारे भी जा चुके थे। हर दिन के हिसाब से ज़ू देख रहा था कितने लोग भाई मारे जा रहे थे। ज़ू के भी पैर मानो भारी हो रहे थे जैसे जैसे ये चल रहा था कि भाई क्या चल रहा है। इसको समझ में तो आ रहा था कि पैलेस लॉर्ड के साथ कुछ गड़बड़ तो है कि उनका लाइफ फोर्स इतना तेजी से कैसे चल रहा है। तो वो फायर उनके बॉडी पर जो बेलफुल हो रहा है उसके भी ऊपर चमक रहा है। तो वो समझ रहा था ये क्या इंडिकेट करता है। शुरुआत में नहीं समझा था बट बाद में समझ गया था कि वो अपनी लाइफ फोर्स को जला रहे हैं ताकि वो फुल्ली एक्टिवेट तैयार रहे हर समय वॉर के लिए। और ये सोच रहा था क्या मतलब सच में इंपीरियल कैपिटल से कोई नहीं आने वाला। और सीसीलिंग काउंटी के बाकी भी कल्टिवेटर्स हो या लोग हो वो भी सेम चीज सोच रहे थे, भाई ऐसा कैसे मतलब। तो वॉर सिचुएशन में जितना बाकी लोग जानते थे ऑब्वियसली जो उनसे तो बहुत ज्यादा जानता था, क्योंकि पूरे इन्फॉर्मेशन इसी के पास आते थे, यही कंपाइल करता था। इस दौरान लाशों के ढेर से चलते चलते एक जगह पहुंचता और एक तरफ देखता दो लाशें एक दूसरे को ना ऐसे गले लगा करके थी और ये लाश किसी और का नहीं चैन टियांग और सनलिंग का था। ज़ू ने उन्हें बहुत समय से देखा था भाई। पहली बार जब ये लोग आए थे सीसीलिंग काउंटी तो बीच में यही लोग मिले थे और लेकर आए थे। पति पत्नी थे यार, बहुत सुखी लोग थे, लेकिन वॉर ने इन्हें भी
क्या ही बोलूँ मैं। और ज़ोई ने रेस्ट इन पीस, मतलब जो भी कर सकता है प्रे इनके लिए करता है। दोनों लाशों पर अपना कीप जो भी बोलते हैं इनका स्वर्ड जिसका वो रख देता है। इस दौरान फिर से वो हॉर्न वगैरह बजता है और बैटल और एंट्रेंस हो जाता है, शुरू हो जाता है। कुछ ऑर्डर तो डायरेक्टली मतलब जो पैलेस लॉर्ड थे वो उसके लिए उनके सेक्रेटरी की भी जरूरत नहीं थी, वो भेजते रहते माइनवेल से कि सभी लोग टैबू ट्रेजर्स एक्टिवेट करो, 70% कैपेसिटी पर रिलीज करना, सभी वॉर पपेट्स को बैटलफील्ड में भेज दो, मतलब जो भी स्वॉर्ड से जिसको बोलो कि अपने एम्परर स्वॉर्ड को यूज करें, और सभी बटालियंस को बोलो कि फिफ्थ लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ रिट्रीट करें। मिनट डिटेल्स के लिए ऑब्वियसली उनको जोकिंग की जरूरत पड़ती थी। जोकिंग बैटल्स पे कलेक्ट भी करता था बहुत सारे रिपोर्ट्स, और जूल ऑब्वियसली पूरे रिपोर्ट्स को फिल्टर आउट भी करता था। समझ में आ रहा था कि वेस्टर्न फ्रंट कभी भी अब कोलैप्स कर सकता है। वो बोलता है पैलेस लॉर्ड कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। होली टाइड कल्टिवेटर्स जो थकते हैं ना वो अलग है, कुछ तो गड़बड़ है। ब्लैक लाइटनिंग में भी कुछ गड़बड़ मुझे दिख रहा है, पहले से 50% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना इसके पास रिपोर्ट्स देख रहा था ये जो भी, मतलब होली टाइड्स को शायद पीछे से कोई सपोर्ट आने वाला है इसके कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे ये बोलता है ना, नॉर्थ के डायरेक्शन से एक अलग की वो कड़कड़ाहट की आवाज आती है और जोकिंग का कमांड थोड़े दौरान वाइब्रेट करना भी शुरू कर देता है। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से बहुत सारे रिपोर्ट्स आने लगते हैं, उसका दिमाग एकदम घूमने लगता है इतने रिपोर्ट्स देखते था। फिर भी विल पावर के थ्रू अपने को शांत करता है। फैन जो भी थे डिप्यूटी पैलेस लॉर्ड, तो ऑनर गार्ड्स, स्वॉर्ड से कोर्ट के ग्रैंड एल्डर्स, उन्हें भी लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। वो जोकिंग और पैलेस लॉर्ड की तरफ देखते हैं। पैलेस लॉर्ड भी एक बार को हिल जाते हैं। जोकिंग के रिपोर्ट्स में क्या इन्फॉर्मेशन है उन्हें पता था, नॉर्मली वो एकदम शांत रहते, उन्हें मालूम था। नॉर्थ की तरफ देखते हैं, मानो कुछ तो धोखा मिल गया। फिर वो बोलते हैं पैलेस लॉर्ड, फिर जोकिंग से बोलते हैं रिपोर्ट पढ़ो। फिर से नॉर्मल हो जाते एकदम, जैसे कि उन्हें कुछ फर्क ना पड़ता। और जो रिपोर्ट पढ़ना शुरू करता है कि नॉर्दर्न फ्रंट से रिपोर्ट आया कि टैबू ट्रेजर्स नेट जो था वहाँ का कोलैप्स हो गया, उसे रिस्टोर नहीं किया जा सकता। जो भी आर्मी थी हमारी मिली जुली अलाइड स्पीसीज की वो हार चुकी। इतने लोग मरे वो तो इम्पॉसिबल है ट्रैक करना भी। तो होली टाइड का जो हेवन गेल डायनेस्टी है और अर्थवेल डायनेस्टी ट्रैंक्विलिटी प्रीफेक्चर में घुस चुके हैं। इस पैलेस के पैलेस लॉर्ड बैटल में मारे जा चुके हैं। फैन एडमिन डिपार्टमेंट के भी पैलेस लॉर्ड मारे जा चुके हैं। याओ फोर्सेस जो थे ना याओ क्लैन के नॉर्दर्न फ्रंट में, वो भी खत्म हो चुके हैं। मार्किस याओ का पता नहीं, मतलब कि वो मरे या जिंदा है। और ये बिजली की तरफ कौन गई थी भाई, जितने भी डिप्यूटी पैलेस लॉर्ड वगैरह थे सभी लोग अब पैलेस लॉर्ड की तरफ देखते हैं, वो स्माइल करते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, फाइनल बैटल शुरू हो चुका है। और जैसे ये बोलते हैं ना कुछ तो ड्रामेटिक है, तो एकदम फिल्मी स्टाइल में सभी इस दौरान होली टाइड के जो फोर्सेस ना वो एकदम खुश हो जाते, पीछे हटने लगते। उनके मैजिकल डिवाइसेस जो डायमंड शेप थे, इस सभी चीजों को लेकर वो पीछे हट रहे हैं। उनके हटने की वजह से, मैजिकल डिवाइसेस वगैरह हटाने की वजह से आसमान अब दिख रहा था। वहाँ पर एक बड़ा सा वॉर्टेक्स दिखाई देता है जिसमें से ब्लैक स्नो बाहर निकल रहे थे, और वहां से उस वॉर्टेक्स से एक डेथ की ऑरा निकलती है। और इतनी फियर्स थी और इतनी कोल्ड थी ना कि ऐसा लग रहा था कि भाई वो ठंड में वो काली रात होती ना, वैसा फील होने लगता है। बस हरा धुंध इकट्ठा होने लगता है। होली टाइड आर्मी से 2 लोग आगे आते हैं। लेफ्ट में रेड स्पिरिट थे, दूसरा बंदा भी इंपीरियल रोब और क्राउन में था, और ऑब्वियसली वो होली टाइड रॉयल डायनेस्टी का था, चौथा एम्परर। फिर वो बोलते हैं कॉन्ग लियांग ज़ियू, हम लोगों का नॉर्दर्न फ्रंट कोलैप्स कर चुका है, हमारी आर्मी अब थी सीलिंग काउंटी के अंदर है। नाउ नाइट शेड का जो डोमेन ट्रेजर है वो भी आ रहा है, ये खत्म होने वाली है। तुम्हें मालूम है कि डोमेन ट्रेजर क्या है ऑब्वियसली, और तुम चाहो तो उसे रोकने की कोशिश कर सकते हो, बट हमें भी पता है कि तुम रोक तो नहीं पाओगे। जितने भी स्वॉर्ड सेजर्स थे यहाँ पर टेंट के आसपास, उनके चेहरे पर एक डिसिसिव लुक को, मतलब एकदम दृढ़ निश्चय वाले लुक को देखा जा सकता था। पैलेस लॉर्ड एसोरन कहते हैं कि 2nd और 3rd बटालियन को बोल दो 5000 किलोमीटर पीछे चले जाए और बैटल अब नहीं करना है। इसलिए काउंटी के जो भी कल्टिवेटर्स उन्हें मना कर दो बैटल करने से। जितने भी बाकी बटालियंस हैं उन्हें बोल दो बस बैटल ना करें, अपने ग्राउंड को होल्ड करें। जितने भी स्वॉर्ड सीरीज है उन्हें बोल दो 2500 किलोमीटर पीछे हट जाए, बस ग्राउंड को होल्ड करे, बैटल नहीं करना है। अभी लोग सरप्राइज होकर देखते हैं पैलेस लॉर्ड की तरफ, जो भी उन्हीं की तरफ देख रहा था। डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड को समझ में आ रहा था अगर सभी लोग फिर बैटल नहीं करेंगे तो आप ही बचते हो, आप हमें आगे रहने दीजिए। खास करके ऑनर्ड गार्ड सीमा, वो कहते हैं वो तो मतलब मरने को तैयार थे। उनके चेहरे पर एक स्माइल था। पैलेस लॉर्ड मैं सीमा नान, बहुत तगड़ा मेरा कल्टीवेशन बेस नहीं है, बट मेरे खून में अभी भी वो उबाल है। टोमेन ट्रेजर में खतरनाक कोल्डनेस क्यों हो रहा है, तो मैं उस कोल्ड ऑरा से खुद को ठंडा करना चाहूंगा। ऑनर गार्ड्स जो सन थे वो भी आ गया कि चारों ऑनर गार्ड्स में ऑल जोवर ऑल सॉन्ग हमारे साथ नहीं है और ऑल सीमा ही बचे हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा कि सीमा नान आपके साथ रहे और मैं नहीं, मैं भी रहूंगा। दोनों आगे आ जाते, इधर कोल्ड ऑरा बढ़ना शुरू होता है। पैलेस लॉर्ड दोनों ऑनर गार्ड की तरफ देखकर कहते कि तुम्हें क्या लग रहा है अभी मैं पैलेस लॉर्ड नहीं हूँ, सभी लोगों को ऑर्डर फॉलो करना है। हाथ को लहराते उनकी ऑरा भाई सभी लोगों को 30,000 मीटर पीछे भेज देती है, यानी कि 30 किलोमीटर। चौथे लाइन ऑफ डिफेंस में अकेले खड़े थे अपने पैलेस लॉर्ड, उन्होंने अभी तक अपने आर्मर को हटाया नहीं था। इस समय मतलब बालू भी हवा में उड़ रहा था क्योंकि ये एरिया वैसा था। हाथ को लहराते डॉबेल बजना शुरू होता है। कॉफिन्स में जो भी औरा पड़ी थी थोड़ी बहुत या जो भी बची कुछ एम्परर्स वर्ड की उसे इकट्ठा करते, फिर वो बोलते भारी आवाज में
रेड स्पिरिट, मून मिस्ट, तुम दोनों में हिम्मत है मुझसे बैटल करने का? तो वो जो वॉर्टेक्स घूम रहा था उसमें से अलग साउंड, अलग कोल्डनेस की और बाहर निकलती और इंटेंस होते जाती है। इवन जो चेन्स वगैरह थे ना वो भी बर्फ में बदल जाते हैं। एंशियंट डाओ बेल जो था अपना वो मैजिकल सिंबल से कवर्ड था, वो भी एक अलग प्रेशर रिलीज करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ऑरा आ रहा था वर्टेक्स से वो गजब लेवल पे था। बेल भी उसे सप्रेस नहीं कर पा रहा था। बेल भी अपने लिमिट पे पहुंच चुका, तो उसमें क्रैक्स आने लगते। वो जो डोमेन ट्रेजर को रोक नहीं पा रहा था, वो कि वो बाहर आ सके ना आ सके नहीं रोक पा रहा था। और इन बीच चीजों के बीच में भी, इन कियोस के बीच में भी एक बंदा खड़ा था कल्टीवेशन बेस को चला करके, भी सी सीलिंग काउंटी के कल्टीवेटर्स वो देख रहे थे बाकी चीजों को, लेकिन जू बस उन्हीं को देख रहा था। पिच ब्लैक आर्मर पहना था वो सोल्जर वाला। जू किंग की आंखों में एक अलग दुख था। पैलेस लॉर्ड आगे बढ़ते, उनकी एनर्जी का जो ऑरा था, जो मोमेंटम था, वो और बढ़ते जाता है। सामने में होली टाइड की मैसिव आर्मी थी, साथ में आगे तो एम्परर्स खड़े इस सन जैसे ऑरा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। ह्यूमन कल्टीवेटर्स मतलब उनकी आंखें एकदम खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकते थे। कॉन्ग जियांगलोंग उस अकेले फिगर की तरफ देखते, उसका पूरा बॉडी कांपने लगता है, अंदर में एक अलग इमोशन था। और इस दौरान डिप्यूटी पैलेस लॉर्ड चिल्ला के कहते, चलो सभी लोग पीछे हटो। लोगों की भी आवाज में एक दर्द था, क्योंकि पैलेस लॉर्ड कॉन्ग का आदेश था भाई कि सभी को पीछे हटना है। तो फिलहाल अब कोई कुछ देख नहीं पाता है और इस दौरान एम्परर स्वॉर्ड प्रकट होता है। देखो, स्वॉर्ड्स पैलेस सीलिंग काउंटी में था, वहां पर टोटल 9 कंपोजिट एम्परर स्वॉर्ड थे। 4 बैटल में यूज किए जा चुके थे, तो 5 बचे थे। 5वां ये वाला था। सीधा ये एम्परर स्वॉर्ड कहाँ पड़ता है? 2 होली टाइड एम्परर्स की तरफ। वहां से भी स्वॉर्ड गुजरता था ना, एक अलग इतना तेजी से जा रहा था ना कि वो जैसे फ्लाइट वगैरह जाती तो एक वाइब्रेशन प्रकट होता ना, उससे भी खतरनाक। इस दौरान एम्परर रेड स्पिरिट बोलता है, कॉन्ग लिंग जियाओ, तुम वॉर तो पहले ही हार चुके हो, अपनी लाइफ फोर्स को चला के क्या ही मतलब है। इस दौरान ये बंदा अपने आसपास 10,000 माइनर वर्ल्ड बनाता है हथेली पर, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये वॉइड रिटर्निंग के भी 4th फेज में था। अपने हाथ को फिर आगे बढ़ा देता है, आसपास का पूरा स्पेस ब्लरी होने लगता है। फिर भी हेवन टाइड का जो पूरा माउंटेन था ना, इस दौरान इस बैटल की वजह से हिल रहा था। रेड स्पिरिट फिर भी उस एम्परर स्वॉर्ड को काउंटर नहीं कर पाते, और लोग देखते इवेंट जोकिंग उतने दूर से देख पा रहा था। पहाड़ पूरा हिल गया था भाई, पीछे हट रहा था, और रेड स्पिरिट उसके साथ पीछे जा रहा था। पैलेस लॉर्ड इस दौरान फिर से प्रकट होते हैं, उनका बॉडी पूरा लाइफ फोर्स से चल रहा था। ये आवाज में एक गूंज थी, जब तक सी सीलिंग काउंटी जिंदा है तक मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा अगर मैं खुद को भी समर्पित कर दूं, अपनी लाइफ इस पे न्यौछावर कर दूं। ये आवाज हर एक बंदा सुन सकता था सी सीलिंग काउंटी का जो कल्टीवेटर था। तुरंत एक सेकंड बीम ऑफ स्वॉर्ड लाइट प्रकट होता, 6वां एम्परर स्वॉर्ड था। जैसे ये प्रकट होता ना, पूरा बैटल फील्ड मतलब फट फूट जाता है, ऐसा बोल सकते हो। ये फिर से एम्परर रेड स्पिरिट की तरफ बढ़ता है। खत्म नहीं हुई थी, पैलेस लॉर्ड आगे बढ़ते रहते हैं। 7वें और 8वें स्वॉर्ड को भी ये इस दौरान एक्टिवेट कर देते। ये बढ़ते हैं एम्परर मून मिस्ट की तरफ, जिनका शकल अब देखने लायक था। आसपास के जो भी कल्टीवेटर्स उनके बचे थे, वो लोग कोलैप्स करने लगते हैं उस ऑरा की वजह से। मतलब 2v वर्सेस 1 का बैटल चल रहा था और डेथ बैटल चल रहा था। और जब भी वेपन्स टकराते थे या जो भी बोल लो, इनके ऑराज जो बिजली गरजती है ना, उससे भी खतरनाक आवाज था। स्वॉर्ड एनर्जी बीच बीच में थोड़ी सप्रेस होती है, क्योंकि भाई वो लोग भी अपनी टेक्निक यूज करते, लेकिन पुश करते जाती है। खतरनाक साउंड प्रोड्यूस होता है, आसपास का स्पेस मानो कोलैप्स कर जाता है। पैलेस लॉर्ड कॉन्ग अब रुक चुके थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। एम्परर रेड स्पिरिट और जो एम्परर मून मिस्ट थे, उनके बीच का जो पहाड़ था 2 भागों में बट चुका था। वो दोनों भी आसमान की तरफ देख रहे थे। सभी कल्टीवेटर, चाहे होली टाइड के हो या सी सीलिंग काउंटी के, ये लोग भी आसमान की तरफ ही देख रहे थे, और दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। नाइट शेड का पोर्टल, 9 सेरेनिटीज, वो खुलने वाला था। रेड स्पिरिट एक भारी आवाज में बोलते हैं, उनका चेहरा पूरा एकदम थक चुका था, जो भी बोलो, आवाज भी भारी हो चुकी थी पैलेस लॉर्ड के साथ बैटल के बाद। ऑरा जो निकल रहा था ऑब्वियसली उस वो जो 9 सेरेनिटीज या जो भी है उसके अंदर से, वो लाइफ फोर्स को सील करते ऐसी ऑरा थी। और उसके अंदर से एक वेपन बाहर निकलता, के अंदर ऑरा ऑफ डेथ था। उसके सामने ऑब्वियसली वॉइड रिटर्निंग लेवल के भी कल्टीवेटर ठंडा फील करने लगता। टाओ बेल में और ज्यादा क्रैक्स आने लगते। तो जो इंपीरियल कैपिटल का गिफ्ट था ये टाओ बेल, वो भी अब खत्म हो रहा था, जिसके सामने एक तगड़ा ट्रेजर था, क्योंकि नाइट शेड्स वालों का। तो ये गिफ्ट इन्हें रेड मून से मिला था, डोमेन ट्रेजर था ऑब्वियसली, क्योंकि डोमेन ट्रेजर भाई बहुत पावरफुल चीज होती है, एबो ट्रेजर से बहुत ऊपर होते हैं। अगर वो ट्रेजर है किसी के पास, तो वो उसकी प्रजाति को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। होली डेड स्पेसिस के पास अपना कुछ डोमेन ट्रेजर नहीं था, ज्यादातर प्रजातियों के पास नहीं होता है। कानों के पास एक हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जिसके पास भी डोमेन ट्रेजर है ना, आप समझ लो कि रिवर्ड एंसेंट मेनलैंड में वो सुरक्षित तो है। अगर अगर कोई मतलब अलग प्रजातियां पर अटैक भी करती है, तो डोमेन ट्रेजर से आप उन्हें निपटा सकते हैं। ये एक्चुअल डोमेन ट्रेजर नहीं था नाइट शेड का, उसका छाया था, तो इतना प्रभाव था। सोचो, जैसे कि वॉइड रिटर्निंग लेवल का भी एक्सपर्ट रेजिस्ट नहीं कर सकता था। गोल्डन नेट में जितने भी स्पिरिट ऑटोमेशन थे, यानी अलग अलग टैबू ट्रेजर्स के, वो फाइट कर ही नहीं पा रहे थे, वो भी खत्म होना शुरू होते। सीलिंग काउंटी के कल्टीवेटर्स देखते कि क्या हो रहा है भाई, तो पूरा ब्लैंक हो चुका था। इस दौरान रेड स्पिरिट और मून मिस्ट पैलेस लॉर्ड कॉन्ग की तरफ देखते हैं, जो कि जिनके आसपास अब पूरा स्पेस अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। रेड स्पिरिट कहते हैं, सोल्जर्स ऑफिसर्स मेरे कमांड को सुनो, हमारा टारगेट है
काउंटी कैपिटल। और ये सुनते हैं सभी कहते हैं यस सर। मतलब हेवन गेल और अर्सवाइल के पहले शायद ये लोग काउंटी कैपिटल को निपटाना चाहते थे और उसके बाद रेड स्पिरिट और मून मिस्ट पैलेस लॉर्ड कॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। पैलेस लॉर्ड कॉन्ग अपने राइट हैंड को लगाते हैं और एम्परर स्वॉर्ड फिर से प्रकट होता है जो कि नौवां था। पैलेस लॉर्ड का अपना पर्सनल एम्परर स्वॉर्ड था। जो भी यहाँ पर कॉफिन्स वगैरह थे ना वो पूरे खुल जाते। सभी बोलते हैं आई हैव अ स्वॉर्ड, आई हैव अ स्वॉर्ड। वो एंशिएंट टाइम के लोग थे जैसा कि मैंने बताया था, जिनका कल्टीवेशन खत्म होने वाला रहता है ना, वो खुद को सील कर देते हैं, एम्परर्स वर्ड के साथ फ्यूज हो जाते हैं ताकि अगर कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ा तो एम्परर्स वर्ड का इस्तेमाल हो सके। पैलेस लॉर्ड कॉन्गवे इन लोगों की तरफ देखते हैं, उन ऑरा को अपनी ऑरा के साथ फ्यूज कर देते हैं। दिमाग में एक ही चीज था कि मैं अपने घर को तो भाई डिफेंड जरूर करूंगा कुछ भी हो जाए। ये ऐसा स्वॉर्ड था ना भाई जो कि गॉड ऑफ वेपन्स को भी एक बार को रोकते। दोनों एम्परर्स हिल जाते हैं कि बहुत सारे एम्परर्स वर्ड छोटे 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 ऐसा मर्ज हो जाते हैं स्वॉर्ड से, इसके स्वॉर्ड्स बोल लो। रेड स्पिरिट पीछे हटने लगते हैं और अपने रेड बर्ड इंपीरियल कैरिस को बुलाते हैं ताकि उसके थ्रू रोक पाए। लेकिन स्वॉर्ड की जो ऑरा थी ना, एनर्जी थी, वो उसके रेड बर्ड को भेद देती है, वो भागों में काट देती है। स्पिरिट इसके बाद अपने मेजर वर्ल्ड को बुलाते हैं, एम्परर स्वॉर्ड उससे भी हिट करता है और पूरा मेजर वर्ल्ड है धीरे धीरे इल्यूजनरी होने लगता है और फिर कोलैप्स कर जाता है। स्पिरिट के मुंह से ब्लड आने लगता है। कल्टीवेशन बेस जो था उनका तबाह हो रहा था और स्वॉर्ड जो था उनके फोरहेड को स्लैश कर देता। उन मिस्ट उनके बाजू में था, सपोर्ट दे रहा था, लेकिन वो भी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता इस वर्ड एनर्जी के सामने। सोल को तो प्रोटेक्ट कर लेता है लेकिन फिर भी कमर से दो भागों में कट जाता है। इंपीरियल क्राउन भी, इंपीरियल जो क्राउन होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भी पीछे हट जाता है, मतलब गिर जाता है। एनर्जी भी अब खत्म हो जाती है, चीजें फिर से शांत हो जाती है। पैलेस लॉर्ड के पास कुछ नहीं था, एम्परर स्वॉर्ड भी उनका जा चुका था, उनके मुंह से ब्लड आता है, जमीन पे आके गिर जाते हैं। लेकिन खून भी जमीन पे नहीं मिल पाता है क्योंकि जो फ्रिजिड ऑरा थी, कोल्ड ऑरा थी उस डोमेन ट्रेजर की, सभी चीज को ऐसा जमा देती है। टाओ बेल भी आखिरी बार बचता है और कोलैप्स कर जाता है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AK मुसाफिर विदा लेता हूँ।